Bismillahirrahmanirrahim. So, dear students, lecture number 9 is related to the numerical problems related to the Stokes and divergence theorem. So, first of all, we will try to solve the rectangular problems or the problems which are related to the rectangular components of the vectors, and then later on we will try to solve the problems related to the spherical and cylindrical coordinates of the vectors. So the first problem, I will write its statement and then we will solve it. Statement मैंने लिखी है सामने. Verify Stokes theorem for vector function a is equal to x square I plus x by j, where the curve C is boundary of square region in xy plane with sides x equal to 0 and x equal to a, y equal to 0 and y equal to a. हमें एक स्क्वायर रीजन दिया गया है इस तरह से. अगर कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर हम इसको ड्रॉ करते हैं तो देखें इस तरह की इसकी फिगर है. ये लेट्स से के बाउंड्रीज हैं स्क्वायर की. ये एक स्क्वायर रीजन है, ओरिजिन से स्टार्ट होगा. यहाँ पे x की वैल्यू 0 होगी. ये लेट्स से के पॉइंट A है, ये पॉइंट B है और ये पॉइंट C है. तो O A B C C O दैट इज़ द बाउंड्री ऑफ द स्क्वायर रीजन. तो पॉइंट A के जो कोऑर्डिनेट हैं वो A एंड 0 हैं. पॉइंट B के जो कोऑर्डिनेट हैं वो 0 एंड A हैं. और इसी तरह से जो पॉइंट C के कोऑर्डिनेट हैं वो भी 0 एंड A शो किए जा सकते हैं. तो इस तरह सॉरी ये पॉइंट B के जो कोऑर्डिनेट होंगे वो A एंड A होंगे. ठीक है. अच्छा, अब देखें हमने स्टोक्स थ्योरम अप्लाई करना है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसके सोल्यूशन की तरफ जब बढ़ते हैं तो डायरेक्टली हम स्टोक्स थ्योरम की जो डेफिनेशन है उसको अप्लाई करते हैं. और वो डेफिनेशन क्या है कि कर्ल ऑफ ए वी विल टेक द सरफेस इंटीग्रल ऑफ द वेक्टर कर्ल ऑफ ए एंड वी विल टेक द line closed line integral of the vector A, that both of these values should be equivalent. ये स्टेटमेंट है, फार्मूला है समझ लें स्टोक्स थ्योरम का. इसमें हमें पता है कि ये चूँकि एक्स वाई प्लेन के अंदर है तो डी आर की जो सिलेक्शन होगी वो डी एक्स आई प्लस डी वाई जे के बराबर होगी. और अगर आप डी एस को रिजॉल्व करते हैं तो आप उसको लिखेंगे एन इंटू डी एस. तो यूनिट वेक्टर एन डेफिनेटली परपेंडिकुलर टू द प्लेन होगा, एक्स वाई प्लेन के परपेंडिकुलर के होगा. और डी एस जो है वो डी एक्स इंटू डी वाई के इक्विवेलेंट होगा. तो ये पहले ही वैल्यू हमें गिवन नहीं है, ये हमें खुद से पता होनी चाहिए कि किस प्लेन के अंदर ये सर्कुलर पाथ या एक पार्टिकुलर रीजन मौजूद है या स्क्वायर रीजन मौजूद है. तो उसके अंदर ये वैल्यूज़ हमें खुद से ही फिट करनी होती हैं डी एस और डी आर की. तो इसको हम लेटर ऑन यूज़ कर लेंगे. फ़िलहाल मैं इसको वाइप आउट करके आगे सोल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं. तो सबसे पहले देखें हम लेफ़्ट साइड को सॉल्व करेंगे. लेफ़्ट साइड को सॉल्व कर क्योंकि जब भी देखें क्वेश्चन के अंदर वेरीफाई का वर्ड आएगा तो हमने उसकी दोनों साइड्स को सॉल्व करना है, लेफ़्ट साइड को भी और राइट साइड को भी. और अगर जस्ट इतना आता है फाइंड दी वैल्यू ऑफ द कर्ल ऑफ ए डॉट डी एस या फाइंड दी सरफेस इंटीग्रल ऑफ या फाइंड दी लाइन इंटीग्रल, तो फिर हमारी चॉइस होगी कि हम जिस एक साइड को किसी एक साइड को सॉल्व कर लेंगे जो हमारे लिए आसान होगा. तो इसलिए हम फ़िलहाल लेफ़्ट साइड को सॉल्व करते हैं. और क्योंकि वेरीफाई का वर्ड है, वेरीफाई का मतलब है हमने दोनों साइड्स इसकी सॉल्व करनी है. तो सबसे पहले तो हमें कर्ल ऑफ वेक्टर ए चाहिए, उसके बाद फिर हम उसका डॉट प्रोडक्ट लेंगे, उसके बाद हम फिर सरफेस इंटीग्रल अप्लाई करेंगे. तो इसलिए हम सबसे पहले कर्ल ऑफ ए को ढूंढते हैं. कर्ल ऑफ ए बराबर आएगा डेल क्रॉस ए के, ये आ गया डेल क्रॉस ए. और डेल क्रॉस ए को फाइंड करने का मेथड हम पीछे बता चुके हैं कि डिटर्मिनेंट की फॉर्म में हम इसको लिखेंगे. यह आएगा करली बाय करली एक्स, करली बाय करली वाई, करली बाय करली जी, एक्स स्क्वेयर इंटू एक्स वाई 0. ये वेक्टर ए के कोऑर्डिनेट मैंने पुट कर दिया ना, एक्स स्क्वेयर और एक्स वाई, और के कोऑर्डिनेट्स जो हैं वो 0 थे इसलिए मैंने इसकी जगह पे 0 लगा दिया. इसको सॉल्व करते हैं. हम
रो एक्सपेंशन मेथड से आई को सिलेक्ट करते हैं, इस कॉलम और इस रो को छोड़ दें, हमारे पास आंसर आ जाएगा। ये ऑपरेट होगा 0 के ऊपर तो आंसर 0 आ जाएगा। फिर माइनस लगाएंगे, हम एक्स वाई का डेरिवेटिव लेंगे, पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू जी, तो वो 0 आएगा। करली ओवर करली जी को ऑपरेट करेंगे एक्स वाई पे, वो 0 आ गया। फिर हम सेकंड एलिमेंट को सिलेक्ट कर रहे हैं, ये आ गया माइनस जे, इस कॉलम इस रो को छोड़ दें, दोबारा करली ओवर करली एक्स ऑपरेट हो रहा है 0 पे, ये 0 आ गया। फिर माइनस लगाया, करली ओवर करली जी एक्स के, ये भी क्या आ गया हमारे पास 0। फिर से देखें पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ जी विद रिस्पेक्ट टू पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू जी ऑफ द एक्स, वो 0 होगा। फिर लास्ट एलिमेंट हम सिलेक्ट करते हैं के, तो के को सिलेक्ट किया और इस कॉलम इस रो को छोड़ दें, हमारे पास आप डेरिवेट करेंगे पार्शियल डेरिवेटिव एक्स वाई को, तो एक्स का डेरिवेटिव 1 आ जाएगा, वाई एक कांस्टेंट के तौर पे लिखा जाएगा, इसको हम ऐसे ही लिख देंगे वाई, और फिर मैं ऑपरेट करूँगा करली ओवर करली वाई को, तो ये 0 आ जाएगा, ये आ जाएगा -0। तो देखिए मेरे पास जस्ट आंसर जो बचा है डेल क्रॉस ए का, वो बराबर आया है वाई इंटू के। ये मेरे पास वैल्यू आ गई है। अब मुझे चाहिए कर्ल ऑफ ए के बाद डॉट डी एस पूरी वैल्यू चाहिए, तो हम इसको लिखते हैं कर्ल ए डॉट एन डी एस। तो कर्ल ऑफ ए की वैल्यू पुट करूँ, ये आ जाएगा वाई के डॉट एन डी एस। मैं पहले आपको बता चुका हूँ कि यहाँ पे के बराबर है और डी एस जो है वो डी एक्स इंटू डी वाई के बराबर है, तो दोनों को डॉट प्रोडक्ट ले लिया। के डॉट के डेफिनेटली 1 आ जाएगा, ये आ जाएगा वाई इंटू डी वाई डी एक्स, वाई इंटू डी वाई इंटू डी एक्स। तो ये कम से कम हमारे पास अब कंटेंट मौजूद है जिसको हमने सरफेस इंटीग्रेशन अप्लाई करनी है जिस पे। तो अब हम इसके ऊपर सरफेस इंटीग्रल जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। तो अप्लाई करते हैं, देखें जी हम सरफेस इंटीग्रल ओवर लेफ़्ट हैंड साइड को, चले हम लिख लेते हैं इसको, लेफ़्ट हैंड साइड है ये जी बच्चों। तो हम इसके ऊपर अब सरफेस इंटीग्रेशन अप्लाई करते हैं। देखें ये आ जाएगा सरफेस इंटीग्रल। सरफेस इंटीग्रल चूँकि हमारे पास यही सरफेस है तो इसको मैं एक रीजनल इंटीग्रल बोल रहा हूँ, क्योंकि एक प्लेनर रीजन है, 2 वेरिएबल्स के अंदर इन्वॉल्व थे और हमें पता चल रहा है कि ये है वाई ऑफ डी वाई इंटू डी एक्स, ये हमारे पास वैल्यूज़ हैं। अगर आप देखें हम इस रीजन को एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के लॉन्ग डिवाइड कर रहे हैं, तो 2 वेरिएबल्स के ऊपर अलग अलग इंटीग्रेशन अप्लाई की जा सकती है। वो किस तरह से कि वाई ऑफ डी वाई को हमने सेपरेट कर दिया और इंटीग्रेशन ऑफ 1 विद रिस्पेक्ट टू एक्स जो है उसको हमने सेपरेट कर दिया। लेकिन हम चूँकि डेफिनेट इंटीग्रल अप्लाई कर रहे हैं तो लिमिट्स अप्लाई करते हैं। तो जो डी वाई है या वाई की जो लिमिट है वो भी 0 to a है और x की जो लिमिट है वो भी 0 to a है, तो इसलिए हम दोनों की लिमिट 0 to a, उसकी लिमिट भी 0 to a अप्लाई कर देते हैं। तो सिंपली आप y को इंटीग्रेट करेंगे तो इसकी इंटीग्रेशन आ जाएगी वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2, लिमिट अप्लाई करेंगे तो 0 to a आ जाएगा, फिर इंटू अगर आप x को इंटीग्रेट करते हैं तो वो 1 का इंटीग्रेशन x होगा, वो भी इसकी लिमिट अभी भी आ जाएगी 0 to a। अब आप लिमिट्स अप्लाई करेंगे, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो ये आ जाएगा हमारे पास आंसर ए स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट 0 होगी, उसको लिखने की ज़रूरत नहीं है। फिर इनटू हम x के ऊपर लिमिट अप्लाई कर रहे हैं, x के ऊपर भी लिमिट आ जाएगी a माइनस 0, तो a माइनस 0 इक्वल टू a। हमारे पास आंसर आ गया है लेफ्ट हैंड साइड का a क्यूब डिवाइडेड बाय 2। तो ये मैंने लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व कर दी है। हमारे पास प्रॉब्लम था कि हमने वेरीफाई करना था स्टोक्स थ्योरम को, तो डेफिनेटली वेरिफिकेशन के अंदर मैंने पहले भी बोला है कि हम इसकी लेफ्ट हैंड साइड को भी सॉल्व करते हैं, ये वाली लेफ्ट हैंड साइड है, और राइट हैंड साइड को भी सॉल्व करेंगे। तो अब हम राइट हैंड साइड का आंसर देखेंगे। अगर सिर्फ हमें बोला जाता कि सॉल्व का वर्ड यूज़ किया जाता तो हम फिर एक इसकी साइड सॉल्व करके उसका आंसर निकाल देते। तो अब देखें हैं जी, नेक्स्ट है राइट हैंड साइड, इसको हम रेज करते हैं। हाँ जी बच्चों, तो अब हम इसकी राइट हैंड साइड सॉल्व कर रहे हैं। राइट हैंड साइड के अंदर वैल्यूज़ थी क्लोज इंटीग्रल फॉर द पाथ ए डॉट डी आर, तो इसको अब अप्लाई करते हैं फॉर द होल पाथ, क्योंकि सी का मतलब है वी आर गोइंग टू डेरिवेट द वेक्टर ए विद रिस्पेक्ट टू डी आर फॉर द होल बाउंड्री ऑफ द सी।
रीजन सी। तो रीजन सी ओ से ए तक, ए से बी तक, बी से सी तक और सी से ए तक जा रहा है। तो हम इसको 4 पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं और सेपरेट से हर लाइन के क्रॉस में इसको अप्लाई करते हैं। यह आ जाएगा ए से ओ से ए तक पहले ए डॉट डी आर। ए डॉट डी आर की हम डायरेक्ट वैल्यू भी पुट कर सकते हैं, क्योंकि ए डॉट डी आर की वैल्यू हम पहले निकाल लेते हैं। चले मैं इसको पहले लिख लेता हूँ। ये आ जाएगा ए डॉट डी आर। सो फॉर द नेक्स्ट पाथ O to A to B, A dot dr plus B to C, A dot dr and plus for the last path C to O, A dot dr। तो ये हमने इंटीग्रेशन इसकी स्प्लिट अप करके पूरे पाथ के लिए 4 सेगमेंट्स में डिवाइड करके उसको ऐड अप कर दिया। अब हम ए डॉट डी आर देखते हैं कि वो किसके इक्विवेलेंट है। एक बात और देखें कि जब आप ओ से ए इंटीग्रेट कर रहे होंगे तो फंक्शन में जो भी हमारे पास फंक्शन होगा उसकी वैल्यू जो है उसकी वाई एक्सिस के लॉन्ग वैल्यू 0 हो जाएगी। तो इसका मतलब यहाँ पे हम y इक्वल टू 0 पुट कर सकते हैं। जब आप अलॉन्ग ए बी पाथ जाएंगे तो उसके लिए x की वैल्यू जो है वो कांस्टेंट रहेगी, वो a के बराबर रहेगी। तो यहाँ पे x इक्वल टू a डाल सकते हैं। और b से c तक जब आप जाएंगे तो उस वक्त हमारे पास दोबारा y जो है वो a के बराबर होगा, क्योंकि y की वैल्यू जो है वो कांस्टेंट रह रही है यहाँ पे। तो y इक्वल टू a पुट करेंगे और अलॉन्ग द पाथ सी ओ जो है वो दोबारा से हमारे पास x जो है वो 0 होगा y एक्सिस के ऊपर। तो ये वैल्यूज़ भी हम यूज़ करेंगे। फंक्शन की वैल्यू पहले हम ए डॉट डी आर जो है वो निकालते हैं। हाँ जी, तो बच्चों हम ए डॉट डी आर की वैल्यू जो है उसको पहले पुटअप कर लेते हैं। यह था ए डॉट डी आर। ए की वैल्यू थी हमारे पास एक्स स्क्वेयर आई प्लस एक्स बाई जे। ये है एक्स स्क्वेयर आई प्लस एक्स वाई जे। और डी आर मैंने बोला था ये बराबर होगा डी एक्स आई प्लस डी वाई जे के। अगर आप डॉट प्रोडक्ट लेंगे डेफिनेटली तो हमारे पास ए डॉट डी आर बराबर आ जाएगा एक्स स्क्वेयर इंटू डी एक्स प्लस एक्स वाई इंटू डी वाई। तो ये हमारे पास वैल्यू आ गई है ए डॉट डी आर की, एक्स स्क्वेयर इंटू डी एक्स प्लस एक्स वाई इंटू डी वाई। तो अब हम जहाँ पे ए डॉट डी आर लिखा था वहाँ पे ये वैल्यू यूज़ करते हैं और साथ साथ ये वैल्यूज़ जो मैंने लिखी हैं यहाँ पे वेरिएबल की, इसको भी पुट कर लेते हैं। सो इस तरह से हमारे पास जो वैल्यू आ जाएगी सब्स्टिट्यूशन के बाद, मैं वो लिख देता हूँ। ये हम आप पे राइट हैंड साइड को सॉल्व कर रहे हैं, इसको हम ऐसा लिख रहे हैं ए डॉट डी आर फॉर द क्लोज लाइन इंटेग्रल इज इक्वल टू सो ए डॉट डी आर की वैल्यू और उसके अंदर हम वैल्यू पुट करने के बाद y इक्वल टू 0 जब पुट करेंगे तो हमारे पास खाली जो है वैल्यू बच जाएगी 0 टू a। इसका हम इंटीग्रेशन अप्लाई करेंगे और ये आ जाएगी एक्स स्क्वेयर डी एक्स के बराबर। ये हमने लिमिट डी एक्स के एतबार से पुट की है, क्योंकि डी एक्स जो है वो वेरी करेगा 0 से a तक। ये 0 से a तक एक्स एक्सिस के लॉन्ग लिमिट है। इसी तरह से नेक्स्ट देखें आप। नेक्स्ट अगर आप x इज इक्वल टू a पुट करते हैं वैल्यू के अंदर, तो ये वैल्यू में ए डॉट डी आर की वैल्यू मैंने ये लिख दी है जिसके अंदर हम वैल्यूज़ पुट करके निकाल रहे हैं। तो अगर आप इसमें x इक्वल टू a पुट करते हैं तो डेफिनेटली डी ए यानी चेंज ऑफ a जो है वो 0 होगा। तो खाली हमारे पास जो फंक्शन बचेगा वो बच जाएगा ए वाई इंटू सॉरी चूँकि x इक्वल टू a पुट कर रहे हैं तो डी एक्स की वैल्यू यानी डी ए जो है ये वैल्यू 0 हो जाएगी एक्स के डी एक्स में। तो पीछे जो वैल्यू बचेगी वो एक्स वाई इंटू डी वाई, लेकिन एक्स की जगह पे हम दोबारा फिर ए पुट करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा ए वाई इंटू डी वाई। तो इस पूरी फंक्शन में हमारे पास ए वाई डी वाई वैल्यू बच रही है, तो ये आ जाएगा ए वाई इंटू डी वाई। लेकिन चूँकि विद रिस्पेक्ट टू वाई इंटीग्रेट कर रहे हैं तो वाई की जो लिमिट है लोअर और अपर लिमिट वो 0 टू a है, तो दोबारा 0 से a लिमिट अप्लाई कर दी। नेक्स्ट चलते हैं हम पाथ बी सी के लिए बात कर रहे हैं अब पाथ बी सी। तो बी सी के लिए देखें, हाँ ये बी से सी तक का जो पाथ है इसके लिए देखें। तो इसके लिए अगर आप वैल्यू पुट करते हैं y इक्वल टू a, तो
तो y इक्वल टू ए वैल्यू पुट करें तो यहाँ पे ये वैल्यू ज़ीरो हो जाएगी, डी ऑफ ए विल बी इक्वल टू ज़ीरो। तो जो बाकी वैल्यू बचेगी वो एक्स स्क्वेयर डी एक्स बचेगी, तो वो मैं लिख देता हूँ, ये आ जाएगा एक्स स्क्वेयर इंटू डी एक्स। अब फिर दोबारा देखें, जो डी एक्स की इंटीग्रेशन थी वो फिर दोबारा से हमारे पास ये एक्स के डी एक्स का फंक्शन है, इसमें फिर दोबारा लिमिट्स जो हैं वो यूज़ करेंगे। लेकिन देखें y टू a था और ये पाथ बी सी था, तो अगर देखा जाए तो हम पहले o से a तक मूव कर रहे थे, इसलिए मैंने लिमिट लिखी थी 0 टू a। लेकिन अब हम b टू c जा रहे हैं, तो इसलिए b टू c जब जाएंगे तो फिर x एक्सिस के लॉन्ग जो लिमिट आएगी वो a टू 0 आएगी। यहाँ से शुरू कर रहे हैं पाथ को और यहाँ पे ख़त्म कर रहे हैं, तो इसलिए हम लिमिट लिखेंगे a टू 0। और इसी तरह से नेक्स्ट देखें, a डॉट डी आर हमारे पास जो है x इक्वल टू 0 पुट कर दें अगर इसमें, तो ये सारा फैक्टर 0 हो जाएगा और ये भी 0 हो जाएगा, तो हमारे पास कुछ भी नहीं बचा, 0 ही है। वैसे अगर लिखना है तो 0 की इंटीग्रेशन कर रहे हैं हम, और पाथ कौन सा होगा वो c टू o होगा। और इसमें अगर लिमिट्स देखते हैं आप, तो ये y एक्सिस के लॉन्ग लिमिट बन रही है, और ये कहाँ से शुरू होगी, ये a से शुरू होकर 0 पर जाएगी, तो ये a से शुरू होकर ये 0 पर गई। इसको हम विद रिस्पेक्ट टू y इंटीग्रेट कर रहे थे। इस तरह से हमारा ये पार्ट पूरा हो जाता है, लेकिन इसके अंदर ये कंपोनेंट जो है ये पार्ट 0 है, इसको हमें दोबारा से लिखने की ज़रूरत नहीं, सिर्फ आपको समझाने के लिए लिख दिया है। तो अब जस्ट हम इंटीग्रेट कर रहे हैं इन तमाम वैल्यूज़ को, ये सिंगल वेरिएबल के ऊपर मुश्तमिल हैं, और हम इनको इंटीग्रेट करते हैं। देखें ये आ जाएगा c इंटू ए डॉट डी आर इज़ इक्वल टू एक्स क्यूब ओवर 3, इसकी इंटीग्रेशन आ गई। और अगर आप लिमिट्स भी अप्लाई कर देते हैं तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट में हमारे पास आंसर आ जाएगा a क्यूब ओवर 3, ये आंसर आया आफ्टर अप्लाइंग द लिमिट्स। इसी तरह से हम नेक्स्ट देखते हैं, इसमें इंटीग्रेशन करेंगे विद रिस्पेक्ट टू y, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा ए वाई स्केयर ओवर 2। ए वाई स्केयर ओवर 2 में अगर चलें हम इसको ऐसे लिख लेते हैं, ए वाई स्केयर ओवर 2 और लिमिट साथ लिख देते हैं 0 टू a, प्लस इसी तरह से अगर आप इसको इंटीग्रेट करते हैं तो ये आ जाएगा एक्स क्यूब ओवर 3, और इसकी लिमिट जो है वो a टू 0 अप्लाई करेंगे, और इसका आंसर 0 था। तो ये हमारे पास देखें आंसर आ गया a डॉट डी आर a डॉट डी आर बराबर आ गया a क्यूब ओवर 3 प्लस इसमें वैल्यूज़ लगाएं, ये अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट y की जगह पे a पुट करें, यह आ जाएगा a इंटू ए स्केयर ओवर 2, यानी ये बन जाएगा a क्यूब, यहाँ पे लिख लेते हैं a क्यूब ओवर 2, ये a क्यूब ओवर 2 बनेगा, प्लस इसमें वैल्यूज़ पुट करें तो ये भी आ जाएगा हमारे पास a क्यूब ओवर 3 माइनस 0, तो उसको लिखने की ज़रूरत नहीं, सॉरी यहाँ पे माइनस आएगा क्योंकि हम पहले अपर लिमिट अप्लाई करेंगे, 0 माइनस a क्यूब ओवर 3 आएगा, तो इसलिए नेगेटिव साइन आएगा यहाँ पे, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो इसलिए नेगेटिव साइन आ गया। तो अब देखें हमारे पास ओवरऑल जो आंसर आ रहा है ये आ जाएगा, हम इसको सॉल्व करते हैं, ये आ जाएगा a क्यूब ओवर 3 और प्लस a स्क्वायर ओवर 2 प्लस a क्यूब ओवर 2, सॉरी प्लस a क्यूब ओवर 2 माइनस a क्यूब ओवर 2। तो ये वैल्यूज़ सिमिलर हैं, माइनस a क्यूब ओवर 3, ये वैल्यूज़ हमारे पास दोनों सिमिलर हैं, ये कैंसिल आउट होंगी, तो हमारे पास जो आंसर बचेगा वो बचेगा जी a क्यूब ओवर 2। तो हमने जो लेफ़्ट हैंड साइड का जो आंसर लिखा था वो जब हमने इसकी लेफ़्ट हैंड साइड सॉल्व की थी तो उसको देखें, इसकी लेफ़्ट हैंड साइड का आंसर भी हमारे पास यही था, आप नोट कर सकते हैं, दोबारा से देख सकते हैं उसको, वीडियो को थोड़ा पीछे डाल के, तो आपको देखेंगे कि लेफ़्ट हैंड साइड का आंसर भी यही है और राइट हैंड साइड का आंसर भी यही है। तो जहाँ पे भी वेरिफिकेशन का वर्ड आएगा तो वहाँ पे हम वेरीफाई इसी तरह से करेंगे कि लेफ़्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों के आंसर जो हैं वो सेम लाएंगे, और अगर सॉल्व का वर्ड आता है तो कोई एक साइड जो हमें आसान लगेगी हम उसको सॉल्व करेंगे। तो ये एक छोटा सा प्रॉब्लम था जिससे हमें पता चला कि किस तरह से जो स्टोक्स थ्योरम है और गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम है हमारी हेल्प करता है प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में। तो हम नेक्स्ट एक और प्रॉब्लम लेते हैं, लेकिन हम इसमें देखें हम जो भी मतलब वेक्टर अभी ले रहे हैं उसमें सिर्फ रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट्स शामिल हैं, अभी उसमें स्फेरिकल और सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स शामिल नहीं है। तो हम वेक्टर को फिर दोबारा से ऐसे प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे जिसके अंदर स्फेरिकल और सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स शामिल होंगे, वो नेक्स्ट लेक्चर्स में आएगा जब हम
सफेरिकल और सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स को पढ़ लेंगे, उसके बाद फिर हम ऐसे प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे। फ़िलहाल मैं वो प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा हूँ जिसमें ज्योमेट्री ऑफ द फिगर जो है वो एक रेक्टेंगुलर शेप की है, या फिर रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर उसकी ज्योमेट्री है और वेक्टर्स भी रेक्टेंगुलर, यानी वेक्टर और ज्योमेट्री ऑफ द जो रीजन है वो दोनों ही यहाँ पे फ़िलहाल रेक्टेंगुलर सिस्टम को फॉलो कर रहे हैं। जी बच्चों, तो नेक्स्ट प्रॉब्लम देखें, प्रॉब्लम नंबर 2 जो है उसमें लिखा है जी फॉर एफ इज़ द वेक्टर दैट इज इक्विवेलेंट टू 2x स्क्वायर माइनस 3z इंटू आई माइनस 2xyj प्लस 4xk एंड कैलकुलेट द वॉल्यूम इंटेग्रल ऑफ डाइवर्जेंस ऑफ द वेक्टर एफ विद रिस्पेक्ट टू v where v is the volume enclosed by planes x equal to 0, y equal to 0, z equal to 0 and 2x plus 2y plus z is equal to 4। तो ये प्रॉब्लम है इसमें हमें गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम अप्लाई करना है डेफिनेटली, क्योंकि हमें पता है कि ये डाइवर्जेंस ऑफ द वॉल्यूम इंटीग्रल ऑफ द डाइवर्जेंस ऑफ द वेक्टर जो है वो हम डाइवर्जेंस थ्योरम में पढ़ के आए हैं। और इसमें जो रीजन है वो डिफरेंट प्लेन्स हैं। एक्स इक्वल टू 0 प्लेन आपको पता ही है कि वाई जी प्लेन होती है, वाई इक्वल टू 0 प्लेन जो है ये एक्स जी प्लेन होगी, और दी इक्वल टू 0 जो है वो एक्स वाई प्लेन होगी। इस तरह से ये डिफरेंट समझ लें कि रीजन्स हैं। इसमें मतलब एक प्लेन ये है, लेट से एक प्लेन ये है और एक प्लेन जो है ये वाली प्लेन है। तो ये प्लेन्स हैं, ये एक्स वाई और जी, और उनमें से एक प्लेन जो है वो इस तरह से है 2x प्लस 2y प्लस जी के इक्विवेलेंट है। तो अब ये प्लेन जो है, चूँकि ये भी एक प्लेन है, मतलब प्लेन से मुराद ये है कि ये एक प्लेनर सरफेस है, कर्व सरफेस नहीं है। तो जब हमने वो रीजन ढूंढना है तो हमें देखना होगा कि ये जो प्लेन है इसकी ओरिएंटेशन जो है वो किस तरह की है। तो आमतौर पे इसकी ओरिएंटेशन इसी अंदाज से ही होती है कि लेट्स से कि ये हम अगर प्लेन ड्रॉ कर देते हैं, फ़र्ज़ कर लेते हैं कि वो ये प्लेन है, तो इसके अंदर बाज़ दफ़ा रीजन जो है वो ओवरलैप भी करते हैं, फिर गैप्स भी आ सकते हैं। तो इसलिए हमें जो थर्ड, ये जो फोर्थ प्लेन है, इसकी जो लिमिट्स है या फिर बाउंड्री है वो इस लिहाज से क्लियर नहीं है कि हमें उसकी लिमिट्स, स्टार्टिंग लिमिट्स तो पता है लेकिन एंडिंग लिमिट्स कहाँ पे जाके एक्स जो है वो इंटरसेक्ट करेगा इसके साथ, तो कहाँ तक हमने उसको इंटीग्रेट करना है। तो इसलिए हम इसको फंक्शन की फॉर्म में ही लेंगे। जब इसकी लिमिट्स अप्लाई करेंगे तो एज अ फंक्शन लेंगे, क्योंकि हम इसकी लास्ट लिमिट जो है वो नॉन नहीं होगी। स्टार्टिंग लिमिट तो एक्स के लॉन्ग हमने जब इंटीग्रेट करना है वो तो नॉन है, लेकिन जो एंडिंग लिमिट होगी वो हमें नॉन नहीं होगी। इसलिए हम उसको लिमिट्स को एक फ़ंक्शन के फॉर्म में ले लेंगे कि जहाँ पे भी वो फंक्शन जो है वो फिर उसको हम जस्टिफाई करेंगे कि किस तरह से उसकी लिमिट जो है वो अप्लाई करेंगे। तो ये हम इसको सोल्यूशन को देखने, ये फिगर बनानी ज़रूरी नहीं है, मैंने सिर्फ आपको आइडिया दिया है कि किस तरह की ये ओरिएंटेशन जो है वो डिमांड कर रहा है और इसका सोल्यूशन। तो हम सोल्यूशन देखते हैं इसका। तो हम चूँकि डेल डॉट एफ को सॉल्व करने वाले हैं तो हमें सबसे पहले तो डाइवर्जेंस को सॉल्व करना चाहिए। डाइवर्जेंस बराबर होता है डेल डॉट एफ के, ये हमें पता है। तो डॉट प्रोडक्ट लेते हैं डेल और एफ का और उसको सॉल्व करते हैं। डेल ऑपरेटर जो है वो बराबर होगा करली ओवर करली एक्स आई, ये पुट कर दिया, प्लस करली ओवर करली वाई जे, ये पुट कर दिया, प्लस करली ओवर करली जी इंटू के डॉट एफ की सारी वैल्यू लगा दें, वो है 2x स्क्वायर माइनस 3z इंटू आई, 2x स्क्वायर माइनस 3z इंटू आई, ये आई अलग से यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है। फिर माइनस 2xy जे है, माइनस 2xy जे प्लस 4xk। तो ये सारा वेक्टर आ गया। इसके साथ डॉट प्रोडक्ट ले लें तो देखें डेल डॉट एफ बराबर आ जाएगा डेल डॉट एफ इज इक्वल टू, पहले आई डॉट आई वन हुआ, करली ओवर करली एक्स ऑफ द अप्लाई करें 2x के, तो ये आ जाएगा 2 इंटू 4 4x के, ये 4x के इक्विवेलेंट आ गया। फिर आपने डॉट प्रोडक्ट इस पे अप्लाई करना है, तो करली ओवर करली वाई ऑफ द वेक्टर वाई चूँकि यहाँ पे अवेलेबल है, ये माइनस 2x के इक्विवेलेंट आ जाएगा, क्योंकि माइनस 2x एक कांस्टेंट के तौर पे आ रहा है। और जबकि लास्ट जो टर्म है उसके अंदर कोई भी जी का कंपोनेंट अवेलेबल नहीं है, इसलिए इसका पार्शियल डेरिवेटिव 0 आएगा, तो प्लस 0 लिख देते हैं। तो डेल डॉट एफ हमारे पास आ गया 4x माइनस 2x इज इक्वल टू 2x। तो ये हमारे पास डेल डॉट एफ की वैल्यू आ गई है। अब मैंने पहले चूँकि बोला है कि हमारे पास जो प्लेन जो वॉल्यूम ऑक्यूपाइड है
उसकी डेफिनेट बाउंड्री ना होने की वजह से हम लिमिट्स को इन फॉर्म ऑफ फंक्शंस लेके जाएंगे, और उसके अंदर सबसे पहले हम लिमिट्स निकालते हैं फॉर द लिमिट्स ऑफ एक्स। लिमिट्स ऑफ एक्स के लिए हम z इक्वल टू 0 और y इक्वल टू 0 पुट कर लेते हैं किस फंक्शन में, ये जो थर्ड प्लेन थी फोर्थ प्लेन थी 2x प्लस 2y प्लस z, यह आ जाएगा 2x प्लस 2y प्लस z इज इक्वल टू 4। तो ये प्लेन है, तो इसमें जब आप वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास y और z दोनों 0 पुट कर दें तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 2x इज इक्वल टू 4 और यहाँ पे x बराबर आ जाएगा 2 के। तो ये दो लिमिट्स हमने लगा दी हैं। ये x की एक अपर लिमिट आ गई, समझ लें। x की लोअर लिमिट लेट से कि हमारे पास 0 है और अपर लिमिट जो है वो x इज इक्वल टू 2 है। लेकिन जो बाकी लिमिट्स हैं उसको हम एक फंक्शन के फॉर्म में लेंगे। फॉर लिमिट्स ऑफ y हम उसमें z जो है उसको 0 के इक्विवेलेंट पुट करते हैं तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 2x। इस वैल्यू के अंदर हम पुट कर रहे हैं जो फोर्थ प्लेन है 2x प्लस, क्योंकि इसने इंटरसेक्ट करना है बाकी प्लेन्स के साथ, तो 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 4 आ गया। जब आप z इक्वल टू 0 पुट कर देंगे तो 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 4 आ जाएगा। तो यहाँ पे हमारे पास y की जो लिमिट है वो बराबर आ जाएगी y इज इक्वल टू 4 माइनस 2x ले लें तो ये आ जाएगा 2 माइनस x के बराबर। इसी तरह से हम लिमिट्स निकालेंगे फॉर लिमिट्स ऑफ z के अलॉन्ग जब लिमिट लेंगे तो एज अ होल हम पूरा फंक्शन ही ले लेंगे। ये जो पूरी प्लेन है ये आ जाएगी z इज इक्विवेलेंट टू 4 माइनस 2x माइनस 2y। तो ये इस अंदाज से लिमिट्स जो हैं, ये इसका ट्रिक है अप्लाई करने का। जब आपको अपर लिमिट की डेफिनेट वैल्यूज़ पता नहीं होती तो एक वैल्यू तो आप सारी वैल्यू 0 पुट करके निकाल सकते हैं, बाकी वैल्यूज़ जो हैं वो फिर आपको एक फंक्शन की फॉर्म में निकालनी होती हैं। तो इस तरह से हम अब इस वॉल्यूम इंटीग्रल को अब सॉल्व करते हैं। तो इसको मैं y पुट कर देता हूँ। आप ये लिमिट्स जो हैं ये याद रख लें कि अपर लिमिट y की माइनस 2x है और z की जो है वो 4 माइनस 2x माइनस 2y है और जो x की है वो 2 है। तो अब वापस आते हैं हम अपने सॉल्यूशन की तरफ। तो देखें डेल डॉट एफ वैल्यू हमारे पास आ चुकी है, उसको हम जस्ट यूज़ करेंगे। तो ये आ जाएगा वॉल्यूम इंटीग्रल डेल डॉट एफ पुट किया, ये आ जाएगा 2x इंटू डी वी। तो डी वी को रिज़ॉल्व कर लें dx dy dz की फॉर्म में। तो इसको मैं लिख लेता हूँ dx इंटू डी वाई इंटू डी जी, और लिमिट्स अप्लाई करके जो इंटेग्रल्स हैं इनको भी हम सॉल्व करते हैं। यह आ जाएगा 0 टू 2, फर्स्ट x एक्सिस के लॉन्ग फिर y एक्सिस के लॉन्ग लिमिट थी 0 टू 2 माइनस x थी, अभी मैंने निकाल के दिखाई थी आपको y के ऊपर लिमिट, और जो z के लॉन्ग थी लिमिट वो थी 0 टू 4 माइनस 2x माइनस 2y, 4 माइनस 2x माइनस 2y इंटू dx इंटू dx इंटू dy इंटू dz। ये हमारे पास वैल्यू आ गई है जी। अब देखें हम बारी बारी एक वेरिएबल के अलॉन्ग जो है वो इंटीग्रेशन को सॉल्व करते चले जाएंगे, तो जो बाकी इंटीग्रल होगा वो दूसरे फंक्शन के फॉर्म में आना शुरू हो जाएगा। तो ये देखें फर्स्ट ऑफ ऑल हम अलॉन्ग जी एक्सिस इसको सॉल्व करते हैं। तो ये वैल्यू आ जाएगी 0 टू 2 उसी तरह से लिख दिया, फिर 0 टू 2 माइनस एक्स भी उसी तरह से लिख दिया, लेकिन इंटीग्रेट किया हमने इसको विद रिस्पेक्ट टू जी। जब आप विद रिस्पेक्ट टू जी इसको इंटीग्रेट करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा ये 2x था, यहाँ पे ये था 2x, तो ये आ जाएगा 2xz। ये इंटीग्रेशन आ गई जब हमने z के रिस्पेक्ट इसको इंटीग्रेट किया, और इसकी लिमिट अप्लाई करते हैं। लिमिट है 0 टू 4 माइनस 2x माइनस 2y, 4 माइनस 2x माइनस 2y, और dy और dz को हमने उसी तरह से साथ मल्टीप्लाई कर दिया। ये वैल्यूज़ आ गई हमारे पास। अब हमने अपर लिमिट अप्लाई कर देनी है इसमें z के अंदर, और लोअर लिमिट अप्लाई कर देनी है। तो देखें आप अप्लाई करने के बाद हमारे पास आंसर आएगा
0 to 2 हमने उसी तरह से लिख दिया 0 to 2, और 0 to 2 माइनस एक्स भी उसी तरह से लिख दिया, और इसके अंदर वैल्यूज़ लगाएं, ये आ जाएगा 2x। अपर लिमिट ऑफ द z जो है वो है 4 माइनस 2x माइनस 2y, ये आ जाएगा 4 माइनस 2x माइनस 2y, और माइनस लोअर लिमिट चूँकि 0 है उसको लिखने की ज़रूरत नहीं है, इनटू dy एंड dz। तो इसको आप सॉल्व कर लें, मल्टीप्लाई कर दें अंदर, तो मल्टीप्लाई करने से हमारे पास आंसर आ जाएगा 0 to 2 इंटू 0 to 2 माइनस एक्स, ये मल्टीप्लाई होके आ जाएगा 2x 4, या 4 इंटू 2 लिखते हैं, सॉरी 4 इंटू 2 8x, ये मैंने लिख दिया 8x, फिर माइनस ये 2 to the 4 माइनस 4x इंटू एक्स एक्स स्क्वेयर, फिर माइनस 2 to is a 4, 2 to the 4 एंड xy। तो ये वैल्यू हमारे पास आ गई सारी, साथ हम लिखेंगे dx इंटू dy। तो ये आफ्टर यूजिंग आफ्टर मल्टीप्लिकेशन ये हमारे पास वैल्यू आ गई। अब हम इसको इंटीग्रेट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू y, बारी बारी तमाम वेरिएबल्स के अलॉन्ग हम इसको इंटीग्रेट कर रहे हैं। 8x माइनस 4x स्क्वायर माइनस 4xy को अब इंटीग्रेट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू y। तो ये देखें हमारे पास आंसर आएगा 0 to 2 हम उसी तरह से लिखते हैं, और जब आप इंटीग्रेट करेंगे इसको विद रिस्पेक्ट टू y तो ये आएगा हमारे पास 8xy, ये 8xy माइनस 4x स्क्वायर y, ये आ गया, और 4xy स्क्वायर ओवर 2 आ जाएगा। मैं इसको यहाँ पे लिख देता हूँ, थोड़ा सा क्लोज करके लिख देते हैं। हाँ जी बच्चों, तो हमने इसकी इंटीग्रेशन अब अप्लाई की है विद रिस्पेक्ट टू y। अब फर्दर इसको सॉल्व करने हैं और अपर लिमिट और माइनस लोअर लिमिट अप्लाई करते हैं। तो देखें इनमें 2x तो सब में ही मौजूद है, इसलिए इसको हम कॉमन लेके कर सॉल्व कर लेते हैं। यह आ जाएगा इक्विवेलेंट टू 0 to 2, और 2x अगर यहाँ से हम ले लेते हैं कॉमन तो हमारे पास बाकी जो वैल्यू बचेंगी वो आ जाएगी 4 इंटू वाई, फिर माइनस 2xy माइनस वाई स्क्वेयर, ये वैल्यू हमारे पास आ गई, इंटू dx। अच्छा अब देखें फर्दर हम यहाँ पे देख सकते हैं कि वैल्यूज़ लगाने थे, सॉरी लिमिट अप्लाई करेंगे। इसको आप लिमिट में लिखेंगे, अभी लिमिट अप्लाई नहीं की हमने, ये चूँकि 2x जो है वो इसमें कोई भी वेरिएबल y का इंक्लूडेड नहीं था, इसलिए मैंने इसको सेपरेट लिख दिया है। तो ये लिमिट अप्लाई करते हैं 0 to 2 माइनस एक्स, यह आ जाएगा 0 to 2 इंटीग्रेशन उसी तरह से लिख दी, 2x को भी उसी तरह से लिख दिया। अब जिधर भी आपको y नज़र आ रहा है वहाँ पे हम लिमिट अप्लाई करेंगे, यह आ जाएगा हमारे पास 4 इंटू वाई की जगह पे पुट किया अपर लिमिट 2 माइनस एक्स, यह आ जाएगा 2 माइनस एक्स, 2 माइनस एक्स, फिर माइनस 2x इंटू वाई, वाई की जगह पे फिर दोबारा 2 माइनस एक्स, ये 2 माइनस एक्स आ गया, फिर माइनस वाई स्क्वेयर, वाई की जगह पे फिर दोबारा 2 माइनस एक्स और उसका होल स्क्वेयर। तो ये देखें ये हमने अपर लिमिट अप्लाई की, फिर माइनस आप लोअर लिमिट अप्लाई करेंगे तो तमाम वेरिएबल ज़ीरो हो जाएंगे, लिहाजा उसको लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो ये आ जाएगा इस तरह से आफ्टर अप्लाइंग द लिमिट। फर्दर हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे जी। तो सिंप्लीफिकेशन के बाद देखें मैं फर्दर इसको यहाँ पे सिंप्लीफाई करता हूँ, यहाँ पे हम इसको वाइप आउट करते हैं जी। तो नेक्स्ट स्टेप देखें, नेक्स्ट स्टेप है हम इस तरह से 0 to 2 इंटू 2x, ये उसी तरह से लिख रहे हैं 0 to 2 इंटू 2x, और सिंप्लीफिकेशन में 4 इंटू 2 8 माइनस 4x आ गया, इसको लिख दिया 8 माइनस 4x। फर्दर आप इसको सॉल्व करेंगे, यह आ जाएगा माइनस 4x माइनस 2 इंटू 2 माइनस 4x, फिर पर माइनस माइनस प्लस हो गया, यह आ जाएगा माइनस 4x प्लस 2x स्क्वायर, सॉरी हाँ जी माइनस माइनस प्लस 2 इंटू एक्स, 2x स्क्वायर हो गया।
अब इसको आप a माइनस बी का होल स्क्वायर लेके सॉल्व करेंगे और साथ माइनस के मल्टीप्लाई भी कर देंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा -4 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 4x, यानी 2 का स्क्वायर 4 आ गया, फिर प्लस x का स्क्वायर x स्क्वायर आ गया, फिर -4x आ गया। साइन इन्वर्ट कर दिए क्योंकि माइनस से हमने बाहर मल्टीप्लाई किया है। ये हमारे पास वैल्यू आ गई है इंटू dx। तो फर्दर देखें, हम इसको यूँ लिख लेते हैं, जो वैल्यूज़ कैंसिल हो रही हैं ये 4x माइनस 4x से आप कैंसिल कर सकते हैं, और बाकी जो वैल्यूज़ हैं उसको सम अप करें तो ये हमारे पास 2x उसी तरह से ही है बाहर, ये 2x आ गया, 2x इंटू एक्स स्क्वेयर, यहाँ पे ये 2x स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर माइनस होके खाली एक्स स्क्वेयर बच गया, और ये -4x उसी तरह से रहा, ये -4x लिख दिया, और उसके बाद ये +8 और -4 जो है इसमें से +4 लिख दिया। ये वैल्यू सिंप्लीफाई होके आ गई। ये सिंप्लीफिकेशन के बाद मैंने रिज़ल्ट लिख दिया। अच्छा, अब देखें जी, हम अब विद रिस्पेक्ट टू x इंटीग्रेट करेंगे इसको। तो विद रिस्पेक्ट टू x इंटीग्रेट करें, पहले बेशक आप मल्टीप्लाई करते हैं इसको, तो मल्टीप्लाई कर लेते हैं पहले। ये आ जाएगा 0 to 2x से मल्टीप्लाई किया तो ये आ जाएगा 2x क्यूब माइनस 8x स्क्वेयर, फिर फर्दर ये आ जाएगा 8x। ये पूरी वैल्यू जो है वो विद रिस्पेक्ट टू हम x इंटीग्रेट करेंगे। तो इंटीग्रेशन अप्लाई करें, हमारे पास आंसर आ जाएगा 2x 4 ओवर 4, यह आ जाएगा 2x रेज़ टू पावर 4 ओवर 4, इसकी इंटीग्रेशन आ गई, फिर माइनस 8x क्यूब ओवर 3, ये इंटीग्रेशन आ गई, फिर प्लस 8x स्क्वेयर ओवर 2, ये इसकी इंटीग्रेशन आ गई, और लिमिट हमने 0 to 2 अप्लाई कर दी। अब आप इसमें लिमिट की वैल्यूज़ पुट कर दें। लिमिट की वैल्यूज़ पुट करने से अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट तो सारी ज़ीरो हो जाएगी। खाली अपर लिमिट का आंसर देखें क्या आएगा हमारे पास। ये देखें, x की जगह पे हम 2 पुट करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा टोटल 16 डिवाइडेड बाय 2। यहाँ पे एक्चुअली हमने कैंसिल कर दिया था ये 2 को इस 4 के साथ, तो ये यहाँ पे ये बचा, तो 2 रेज़ टू पावर 4 इक्वल टू 16, तो 16 ओवर 2 आंसर आ गया। नेक्स्ट देखिए, -8/3 और 2 रेज़ टू पावर 2 जो है वो किसके बराबर आएगा, वो भी 8 के बराबर आएगा। फिर प्लस ये 8 ओवर 2 जो है इसको आप कैंसिल कर देते तो हमारे पास यहाँ पे क्या बचता, 4x स्क्वायर, और अपर लिमिट हम अप्लाई करते हैं इसमें, तो यह आ जाएगा 4 इंटू x रेज़ टू पावर 2 रेज़ टू पावर 4 इज आल्सो 4, तो 4 इंटू 4 क्या बन गया, 16 आ गया। अब जस्ट आप इसको सिंप्लीफाई कर लें, हमारे पास आंसर आ जाएगा 24 डिवाइडेड बाय 24 माइनस 64 ओवर 3, और इसको फर्दर एलसीएम लेके सॉल्व कर लेते हैं तो हमारे पास टोटल आंसर जो आ रहा है वो मैं लिख रहा हूँ आपके पास 8 ओवर 3। तो ये हमने एक प्रॉब्लम सॉल्व किया है जिसके अंदर डाइवर्जेंस थ्योरम सिर्फ बोला था, उसने जो वर्ड यूज़ किया है शुरू के अंदर कैलकुलेट का। तो कैलकुलेशन में जब आएगी तो आप कोई भी एक साइड सॉल्व कर लेते हैं, तो हमारे लिए मतलब राइट साइड को भी सॉल्व कर सकते हैं कुछ स्टूडेंट्स, उसको भी सॉल्व करके देखिएगा तो आंसर दोनों का बराबर ही आना चाहिए, लेकिन हमें ज़रूरत नहीं थी, कोई भी एक साइड जो हमें इजी थी हमने उसको सॉल्व किया। तो प्लेन्स को आइडेंटिफाई करना हमारे लिए, इसमें पूरी सरफेस जो क्योंकि क्लोज सरफेस थी तो उसको स्पेसिफाई करना, फिर उसकी बाउंड्रीज़ को क्लियर करना मुमकिन नहीं था, लेकिन अगर आप इंडिविजुअल वेरिएबल्स को देखते तो उसकी बाउंड्रीज़ जो है वो हमने इजीली हमने फाइंड आउट कर ली थी लिमिट्स की, इसलिए हमने इसकी लेफ़्ट साइड को सॉल्व करने पे प्रेफरेंस दी। तो आप भी देखिएगा जो भी साइड आपके लिए ईजी होगी आप उसको सॉल्व कर लें। तो नेक्स्ट एक प्रॉब्लम देखते हैं जो पास पेपर में भी आ चुकी है, तो उसको सॉल्व करते हैं। हाँ जी, तो ये एक क्वेश्चन है पास पेपर में भी आया हुआ है, प्रॉब्लम नंबर 3 में, प्रूव दैट सरफेस इंटीग्रल ऑफ द r डॉट n ओवर आर स्केयर इंटू डी एस इज़ इक्वल टू वॉल्यूम इंटीग्रल डी वी ओवर आर स्केयर। तो डेफिनेटली हमें नज़र आ रहा है इसके इंटीग्रेशन के साइंस थे कि ये प्रॉब्लम जो है
ये एक डाइवर्जेंस थ्योरम से रिलेटेड है। तो इसके सोल्यूशन में देखें हम सबसे पहले तो फिर डाइवर्जेंस थ्योरम की जो डेफिनेशन है या फार्मूला है उसको अप्लाई करते हैं कि एज वी नो दैट सरफेस इंटीग्रल ऑफ द वेक्टर इज इक्वल टू वॉल्यूम इंटीग्रल ऑफ द डाइवर्जेंस ऑफ द वेक्टर। ये डेफिनेशन है या फिर फार्मूला है गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम का। तो इसमें ज़रा कंपैरिजन करें इन दोनों का तो हमें पता चलता है कि ये डी वी यहाँ पर अवेलेबल है तो डी वी यहाँ पर भी अवेलेबल है। तो अगर इन दोनों वैल्यूज़ का इसका और इसका आपस में कंपैरिजन किया जाए तो इसका मतलब ये डाइवर्जेंस की वैल्यू है। डेल डॉट वी जो है वो यहाँ पे आर स्क्वायर 1/r² के बराबर आ रहा है। या फिर अगर आप कंपैरिजन करें तो हमें इस साइड का लेफ़्ट साइड का कंपैरिजन करें तो उसमें समझ आ रही है, क्योंकि हमने इसमें प्रूव करना है किसी एक साइड को लेके उसकी दूसरी साइड के बराबर आंसर लाना है, वेरीफाई नहीं करना। तो इसलिए हमने प्रूफ के अंदर जब वैल्यूज़ आ जाएगी तो किसी एक साइड को सॉल्व करेंगे और उसका आंसर जो है वो दूसरी साइड के बराबर लाएंगे। तो अब इसकी लेफ़्ट साइड का कंपैरिजन करते हैं। लेफ़्ट साइड का कंपैरिजन करें तो हमें नज़र आ रहा है कि अगर आप इसको v डॉट डी एस को ऐसा भी तो लिख सकते थे ना, v डॉट एन डी एस। तो एन डी एस के अलावा जो बाकी टर्म है ये एन डी एस को निकाल के r/r² ये वेक्टर के बराबर है। तो हमें वेक्टर ही चाहिए था कि वेक्टर जो है वो यहाँ पे किसके बराबर है, तो वेक्टर बराबर है r/r² के। ये वेक्टर की वैल्यू है। तो इस तरह से हमें अब वेक्टर का पता चल गया है कि वेक्टर जो है वो क्या है। तो जब वेक्टर का पता चल गया तो अब हम इसके ऊपर डाइवर्जेंस थ्योरम आसानी से अप्लाई कर सकते हैं। सो वी नो दैट द वेक्टर इज इक्विवेलेंट टू दिस वन। अगर वेक्टर इसके इक्वल है हम यहाँ पे लिख देते हैं एज v इज इक्वल टू r/r²। सो दैट्स वाई वी विल अप्लाई द डाइवर्जेंस थ्योरम। किस तरह से कि सरफेस इंटीग्रल जो है उसके अंदर हम जो v है यहाँ पे यानी जो वेक्टर है उसको हम लिखेंगे r/r² के बराबर। यह आ जाएगा r/r² इंटू डॉट एन डी एस इज इक्वल टू वॉल्यूम इंटीग्रल ऑफ डेल डॉट v। यहाँ पे डाइवर्जेंस लेंगे किसका, वेक्टर का। ये सारा वेक्टर है तो इसका डेल डॉट लेते हैं, ये r/r² इंटू डी वी। तो ये मैंने डाइवर्जेंस थ्योरम अप्लाई कर दिया इस पर। वेक्टर अननोन था तो हमने कंपैरिजन से वेक्टर की वैल्यू जो है वो उसको देख लिया। तो अब देखें ज़रा हम इसको सिर्फ इसकी राइट साइड जो है उसको सॉल्व कर लेते हैं। तो लेफ़्ट साइड को ऐसा लिख लेते हैं, लेकिन हम इसकी राइट साइड को देखें ऐसे लिख लेते हैं, ये वॉल्यूम इंटीग्रेशन ऑफ डेल डॉट आर। चूँकि अब दो फंक्शन हैं इसमें, ये मैग्नीट्यूड भी अवेलेबल है, ये इसकी मतलब एक स्केलर वैल्यू भी अवेलेबल है इसके अंदर और एक वेक्टर भी अवेलेबल है। तो इस तरह से फिर हम वेक्टर्स रूल को अप्लाई करेंगे। हम इसको लिखेंगे डेल डॉट, ये r-2 हो जाएगा, ऊपर जाके इसकी वैल्यू जो है इंटू r इंटू डी वी। तो अब हमारे पास ये एक फार्मूला है जिसमें इसको हम एक समझ लें कि अलग फंक्शन मानेंगे और इसको एक अलग फंक्शन मानेंगे, क्योंकि डेल ऑपरेटर जो है वो स्केलर पे अलग से तरीके से अप्लाई होता है और वेक्टर पे अलग से अप्लाई होता है। तो समझ लें कि एक प्रोडक्ट ऑफ फंक्शन है यहाँ पे, तो उस दोनों के ऊपर डेल को अप्लाई किया जाएगा। तो ये देखें लेफ़्ट साइड मैंने इसी तरह से लिख दी इसकी कि सरफेस इंटीग्रल ऑफ r/r² इन डॉट एन डी एस, ये हमने उसी तरह से लिख दिया। हम सिर्फ इसकी राइट साइड सॉल्व करेंगे और इसको इसके बराबर लेके आएंगे। अब देखें हम इसको उसी तरह से फिर दोबारा से लिख देते हैं वॉल्यूम इंटीग्रेशन, क्योंकि देखें अगर प्रूफ के अंदर देखते हैं तो इस वॉल्यूम इंटीग्रेशन को सॉल्व नहीं किया गया, खाली ये जो टर्म है इसको सॉल्व करना है हमने। ये वाली जो टर्म है इसका आंसर जो है वो 1/r² के बराबर लाना है। तो इस तरह के जो प्रॉब्लम्स होंगे जिनमें छोटे छोटे प्रूफ दिए होंगे तो उसमें कंपैरिजन जो है वो बहुत मैटर करती है। आपने अच्छे तरीके से कंपेयर करना है कि हमने कौन से स्टेप करने हैं और कौन से नहीं करने। तो हमें नज़र आ रहा है कि अगर हम कंपैरिजन करते हैं तो राइट साइड पे हमारे पास वॉल्यूम इंटीग्रेशन एज सच अवेलेबल है, इसलिए मैं इसको छेड़ूंगा नहीं, इसको इसी तरह से रखेंगे।
और डी वी भी अवेलेबल है, उसी तरह से इसको भी हमने ऑपरेट नहीं करना, सिर्फ ये जो वैल्यूज़ है इसका ऑपरेट करके हमने आंसर जो है वो 1/r² के बराबर लाना है। तो अगर आप इसको सॉल्व कर लेते हैं तो हमारा सारा मामला हल होगा। तो इसके ऊपर जस्ट ये वाला फार्मूला अप्लाई कर दें, जिस तरह से आप इंटीग्रेशन करते हैं दो फंक्शंस के ऊपर, एक्स एंड वाई के ऊपर, के फर्स्ट फंक्शन ऐसा रखते हैं, सेकंड का डेरिवेटिव अप्लाई करते हैं, तो प्रोडक्ट फार्मूला लगाते हैं डेरिवेटिव का। तो इसके ऊपर भी प्रोडक्ट फार्मूला लगेगा। हम लेट्स से कि इसमें फर्स्ट फंक्शन r-2 है, तो r⁻⁻2 ऐसा रखा हमने, इसके ऊपर उसको ऐसा ले लिया और डेल को ऑपरेट किया किसके ऊपर, डेरिवेटिव लिया विद डेरिवेटिव लिया किसका, सेकंड फंक्शन का। तो ये आ जाएगा डेल डॉट आर। डेफिनेटली साथ डॉट प्रोडक्ट जो है वो उसी तरह से मौजूद रहेगा। हमने पीछे भी पढ़े थे फार्मूले कि जो पोजीशन ऑफ द डॉट एंड क्रॉस है उसको हमने छेड़ना नहीं। तो ये फर्स्ट फंक्शन एज सच, डेरिवेटिव ऑफ सेकंड फंक्शन, फिर प्लस खुद से लगाते हैं हम। और इसमें हम क्या करेंगे कि ये वाला जो फंक्शन होगा इसको एज सच रखेंगे, कौन सा फंक्शन, सेकंड वाला, और फर्स्ट का डेरिवेटिव लेंगे। जब फर्स्ट का डेरिवेटिव लेंगे तो ये देखिए मैं इसको लिख देता हूँ डेल ऑफ r⁻⁻2, ये मैंने फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव ले लिया, फिर डॉट सेकंड फंक्शन एज सच रखा। तो ये काम हमने करना है एहतियात से, इसका हमने प्रोडक्ट रूल लगाना है और इसको सॉल्व करना है। अब देखें असल में ये फार्मूला जो है ना, यहाँ पे हमें थोड़ा सा अप्लाई करना पड़ेगा कि यहाँ पे जो डेल ऑपरेटर ऑपरेट हो रहा है वो किसके ऊपर ऑपरेट हो रहा है, वो स्केलर पे। तो डेल ऑपरेटर जब स्केलर पे ऑपरेट होता है तो हमें पता है वेक्टर आता है, यानी तो इसके ऊपर यहाँ पे ये समझ ले ये फार्मूला आएगा कि किसी फंक्शन को, एक स्केलर फंक्शन को जब आप ऑपरेट करते हैं तो ये इसका फार्मूला है कि पहले आप इसका डेरिवेटिव लेंगे विद रिस्पेक्ट टू आर, और फिर आप उसको आर यूनिट से वेक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे, तब ये जो इसका प्रॉपर आंसर है वो वेक्टर की फॉर्म में आएगा। क्योंकि डेल ऑपरेटर जब स्केलर पे ऑपरेट होता है तो आंसर एक वेक्टर वैल्यू आती है, तो उसका ये फार्मूला हमने अप्लाई करना है। तो अब आप देखें इस फार्मूले को लगाते हैं किसके ऊपर, इस वैल्यू के ऊपर, सॉरी इस पे नहीं, ये वाली, ये क्योंकि ये स्केलर था ना, r⁻⁻2 जो है ये स्केलर वैल्यू है। तो इसको लगा रहे हैं इस फार्मूले को। तो देखें मैं इसको इस तरह से लिख देता हूँ, ये वॉल्यूम इंटीग्रेशन इसी तरह से आ गई, r⁻⁻2 उसी तरह से आ गया। अब डेल डॉट आर निकालें पहले। आर जो है वो एक आप पोजीशन वेक्टर लेंगे एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जी के। तो जब डेल डॉट आर निकालेंगे, डेल डॉट आर का आंसर किसके बराबर आएगा, क्योंकि करली ओवर करली एक्स, आई प्लस करली ओवर करली वाई, जे प्लस करली ओवर करली जी इंटू के। वैसे इतनी डेप्थ में जाके एक्सप्लेन तो नहीं करना चाहिए, इस लेवल पे आपकी हेल्प के लिए ये एक्सप्लेन कर रहा हूँ। आप इस तरह से इसको सॉल्व करें तो हमारे पास आंसर 3 आ जाएगा। आई डॉट आई 1 हो जाएगा, करली एक्स ओवर करली एक्स का आंसर 1, इसका भी आंसर 1, इसका भी आंसर 1, 1 + 1 + 1 जो है वो हमारे पास आंसर 3 आ जाएगा। तो इसलिए मैंने डेल डॉट आर का जो आंसर है उसको लिख दिया 3 के इक्वल, ये 3 के बराबर आ गया, ये सारी वैल्यू 3 आ गई। फिर प्लस देखें, इसके ऊपर मैंने अभी भी फार्मूला बोला था कि आपने ये फार्मूला लगाना है। फंक्शन का डेरिवेटिव जब लेंगे तो f डॉट डैश आर इंटू आर यूनिट वेक्टर लिखेंगे। तो इसका डेरिवेटिव लें, ये आ जाएगा माइनस, ये देखिए -2r⁻³ आ जाएगी, ये वैल्यू आ गई। इसका डेरिवेटिव ले लिया और साथ इसका यूनिट वेक्टर, तो यूनिट वेक्टर ऑफ आर जो है वो किसके बराबर होगा, डेफिनेटली यूनिट वेक्टर किसके बराबर होता है, वेक्टर ओवर इट्स मैग्नीट्यूड। तो आर ओवर आर साथ लिखेंगे, ये आ जाएगा वेक्टर ओवर मैग्नीट्यूड दैट इज इक्विवेलेंट टू आर यूनिट वेक्टर। तो ये इस वैल्यू को हमने इसके ऊपर डेल ऑपरेटर को ऑपरेट किया। डॉट उसी तरह से है, ये देखें डॉट उसी तरह से, और आर की वैल्यू भी उसी तरह से है, ये आर की वैल्यू भी उसी तरह से लगा दी, और बाकी हमने इसके साथ डी वी को यहाँ पे एंड पे मल्टीप्लाई कर दिया है। तो ये वैल्यू हमारे पास आ गई। अब जस्ट इसको फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं। तो लेफ़्ट साइड तो हम इसी तरह से लिखेंगे, ये आ गया आर ओवर आर स्क्वायर वेक्टर आर ओवर आर स्क्वायर इंटू डॉट एन डी एस इज इक्वल टू, ये देखें वैल्यू हमारे पास जो आ रही थी, वॉल्यूम इंटीग्रेशन का साइन भी उसी तरह से ही है, r⁻⁻2 उसी तरह से ही है, इंटू 3 वो भी हमने लगा दिया, फिर माइनस मैंने 2 लिखा। और अब देखें इसके अंदर r डॉट r जो है वो किसके बराबर आएगा, r डॉट r की वैल्यू डेफिनेटली r स्क्वायर के इक्वल आएगी।
तो उसको लिख लें। आर डॉट आर जो है वो मैंने लिख दिया। ये चले, ये आर रेज़ टू पावर -3 मैंने वैसे लिख दी। और आर डॉट आर का आंसर क्या आ जाएगा, आर स्क्वेयर ओवर आर। तो इसमें से एक आर इस स्क्वेयर से कैंसिल हो गया, तो पीछे आर रेज़ टू पावर 1 बचा, तो यहाँ पे खाली आर लिखा है। और आर रेज़ टू पावर 1 और -3 मिलके क्या बना देंगे, -2। तो ये आ जाएगी आर रेज़ टू पावर -2 वैल्यू आ जाएगी इनटू डी। अब देखिए हमारा काम हो गया, हमने यही प्रूव करना था। ये आ जाएगा 3 ओवर आर स्क्वेयर, यह आ जाएगा -2 ओवर आर स्क्वेयर इनटू डी। तो इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। तो सिंपली 1 ओवर आर स्क्वेयर अगर एलसीएम ले लें तो 3 - 2 = 1। तो 1 ओवर आर स्क्वेयर हमारे पास आंसर आ गया। ये देखिए वॉल्यूम इंटीग्रेशन = 1 ओवर आर स्क्वेयर इंटू डी, इसको सॉल्व करने के बाद। और यही हमें प्रूफ में रिक्वायर्ड था। आप 1 ओवर आर स्क्वेयर लिख लें या फिर डी ओवर आर स्क्वेयर लिख लें, यही हमें प्रूफ में रिक्वायर्ड था। तो इसमें हमने जस्ट कंपैरिजन के मेथड से दोनों वैल्यूज़ को कंपैरिजन किया फार्मूले के साथ, इस प्रूफ को, इस आइडेंटिटी को कंपेयर करके। तो देखा कि हमें सॉल्व क्या चीज़ करनी है, तो उसी चीज़ को सिर्फ हमने सॉल्व किया है, बाकी चीज़ों को हमने सॉल्व नहीं किया। तो ये जो प्रॉब्लम थे, इसमें हमने वेक्टर्स को एक रेक्टेंगुलर फॉर्म में लिया है। वेक्टर के जो कंपोनेंट्स थे वो आई और जे और के की फॉर्म में थे, जिससे हमें पता चल जाता है कि ये जो वेक्टर है ये एक रेक्टेंगुलर सिस्टम में है। और ज्योमेट्री ऑफ द रीजन जो थी वो भी एक रेक्टेंगुलर ज्योमेट्री थी। लेकिन नेक्स्ट हमारे जो प्रॉब्लम है उसमें बाज़ दफ़ा हम प्रॉब्लम जो है, मिसाल के तौर पे एक क्वेश्चन आ जाता है, वेरीफाई गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम फॉर ए पर्टिकुलर वेक्टर विच इज़ बाउंडेड बाय द हेमिस्फीयर। तो जब हेमिस्फीयर आ जाएगा तो वो एक कर्व सरफेस है, वो एक रेक्टेंगुलर सरफेस नहीं है। तो फिर हमें वहाँ पे जो ज्योमेट्री ऑफ द रीजन है वो चूँकि स्फेरिकल है, तो वहाँ पे फिर हमें स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स का यूज़ करना पड़ेगा इंटीग्रेशन के अंदर, तभी वो प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व आउट होगा। तो इसलिए हम फिर नेक्स्ट जो हमारे जो लेक्चर है वो कर्वीलीनियर कोऑर्डिनेट सिस्टम के ऊपर होगा। कर्वीलीनियर कोऑर्डिनेट सिस्टम के बाद फिर हम उसकी स्पेशल फॉर्म देखेंगे, स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स और सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट तक आप इस लेक्चर को अच्छे तरीके से देख लें, पिछले लेक्चर्स को, ताकि नेक्स्ट जो लेक्चर्स हैं आपके लिए ईजी हों।